नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी। आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हमने मौर्य साम्राज्य के दो जो शासक थे वो कवर कर लिए थे। आज हमारा तीसरा शासक अशोक, जो कि एक महान शासक था, उसके बारे में हम देखेंगे। अशोक जो है, अगर मैं उसकी तुलना मौर्य साम्राज्य में कोहिनूर हीरे की भांति करूं, क्योंकि कोहिनूर क्या होता है, सभी हीरो में सबसे तेज चमकता है। अगर मैं उससे करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई हम उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो अशोक था वो एक महान सम्राट था, महान शासक था। किसका? मौर्य साम्राज्य का। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, मौर्य साम्राज्य, जिसमें मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को विस्तार से समझाया है। उसके बाद जो हमारा थर्ड शासक हुआ है अशोक। चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से की थी? तो कौटिल्य की सहायता से की थी। इसके जो पुत्र हुए थे बिंदुसार ने जो इसका अपना साम्राज्य था वो पूरी तरह से ऐसे का ऐसा ही बनाया रखा, कुछ उसमें से खोया नहीं, बल्कि उसी जो उसे साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त हुआ था उसे ही सुदृढ़ रखा, उसे ही पूरा सुसंगठित रखा। इसके बाद आता है अशोक, जिसे अशोक सम्राट, महान अशोक के नाम से भी जानते हैं। इसका जो शासनकाल है वो 269 से लेके 232 ईसा पूर्व तक रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ओवरव्यू कि क्या है। तो चलिए देखते हैं। जो अशोक का जन्म हुआ था वो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के जो पिता थे बिंदुसार थे, जो मैंने आपको अभी बताया है। इसकी जो माता थी वो सुब्रधांगी थी, जिसे धर्मा भी कहा जाता है। ठीक है। जो इसकी संतान थी वो महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल और चारुमती थे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो महेंद्र और संघमित्रा थे, ये क्या किया था इन्होंने, जब जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो जो पीपल का वृक्ष होता है वो महेंद्र और संघमित्रा, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक होता है, उसे लेकर श्रीलंका गए थे। तो वो यही दोनों थे। देखिए, मेरी हर एक बात में आपका एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है, मैंने आपको यहीं क्लियर कर दिया है। आगे भी आएगा तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी। इसके जो अन्य नाम इसके हैं देवनाम प्रिय और दूसरा है प्रियदर्शनी। नाम इसके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो अशोक है उसके अन्य नाम क्या हैं, तो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी इसके नाम हैं। अब देखिए, अशोक का राज्यारोहण पिता बिंदुसार के निधन के उपरांत 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। तो ये 269 ईसा पूर्व में अशोक क्या बना था? राजा बना था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक राजा बना था तो ये अपने 99 भाइयों को मारकर इसने गद्दी हासिल की थी, ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है। तथा जो कुछ इतिहासकार हैं वो इसको सत्य मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हमको मिलता है कि हाँ, कि इसने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की होगी। ठीक है। इसके बाद आता है पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अशोक को क्या कहा जाता है? जो शिलालेख थे उनका पिता कहा जाता है। पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे पहले जो शिलालेख चलाने का प्रचलन चलाया था वो किसने चलाया था? अशोक ने ही चलाया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत में जो शिलालेख प्रारंभ किए थे वो किसने किए थे? तो वो सम्राट अशोक ने ही किए थे। अब शिलालेख की बात आई है तो आज हम शिलालेख के ही बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम इसका जो विस्तृत साम्राज्य है, कहाँ तक फैला था, कौन कौन से राज्य इसने जीत लिए थे, कहाँ कहाँ तक ये पहुँचा था, कौन कौन से इसके साथ युद्ध हुए थे, इसने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया था, इसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सारी तरह से हम अशोक को अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं फटाफट आपको पढ़ा दूं और उसमें से आधी चीज़ें छूट जाएं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, भले ही एक आधी वीडियो फालतू बनानी पड़ जाए, लेकिन सभी चीज़ विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अब देखते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के कौन कौन से शिलालेख थे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों,
शिलालेख क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो शिलालेख क्या होता है, जैसे एक पत्थर है, ये पत्थर मान लीजिए, और मैंने इस पर खुरच खुरच के कोई नुकीली चीज़ ली, तो उससे खुरच खुरच के यहाँ पे कोई साइन बना दिया या कुछ लिख दिया, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, शिलालेख। शिला किसे कहते हैं, पत्थर को कहते हैं शिला, तो उसी से बना है शिलालेख, मतलब पत्थरों पर लिखी गई लिखाई क्या कहलाई, शिलालेख कहलाई थी। अब जो अशोक के शिलालेख हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं, एक तो शिलालेख हो गए, दूसरा हमारा स्तंभ लेख हो गया, और तीसरा हमारा गुहा लेख हो गया। अब इन तीनों में अंतर क्या है दोस्तों, तो जो शिलालेख होते हैं वो किस पे होते हैं, मैंने आपको भी बताया पत्थर पे होते हैं। इसके बाद जो स्तंभ लेख आए हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, जैसे घर में भी स्तंभ बना देते हैं, पिलर बना देते हैं, तो उन पे स्तंभों पे लिखी गई लिखाई क्या कहलाई, स्तंभ लेख कहलाई। ऐसे ही गुहा लेख, मतलब कोई गुफा है उसके अंदर कुछ लिखा गया, वो क्या कहलाई, गुहा लेख। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो तीनों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन्हें विस्तार से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए शुरू करते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख। इसके प्रमुख शिलालेख कौन से हैं, जो इसका पहला शिलालेख है, पशु बलि की निंदा की गई है इसने। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि पशु बलि की निंदा जो अशोक ने कौन से शिलालेख में की थी, तो कौन से शिलालेख में की थी, देखिए मैंने शिलालेख का चित्र भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो पहले में की थी इसने कि पशु जो है उसकी बलि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा शिलालेख, इससे हमें क्या पता चलता है पहले शिलालेख से, कि वो उदार शासक था, वो उदारपूर्ण था, उसके हृदय में कठोरता नहीं थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा शिलालेख आता है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। उसने कहा है कि अगर कोई भी मनुष्य या पशु बीमार पड़ जाता है तो उसकी चिकित्सा का पूरा प्रबंध उस समय किया जाता था। उसने अपने शिलालेख के माध्यम से अपने साम्राज्य को बताया है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, तीसरा शिलालेख क्या कहता है। तीसरा शिलालेख कहता है दोस्तों, धार्मिक नियमों का उल्लेख तथा हर 5 वर्ष बाद राजकीय दौरा। उसने क्या बताया है कि जो धार्मिक नियम हैं उसका पालन करना चाहिए, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें हर 5 वर्ष बाद अपने राज्य की ओर घूमना चाहिए कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है, सारा राज्य में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये किस में बताया गया है, तो ये तीसरे शिलालेख में बताया गया है। इसके बाद आता है चौथा शिलालेख। देखिए ये शिलालेख फालतू नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अशोक से क्वेश्चन आता है तो मैंने देखा है कि मोस्टली यहीं से पूछता है वो आपसे। इसके बाद आता है चौथा शिलालेख। चौथे शिलालेख में उसने क्या कहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। अब भेरी घोष क्या है, भेरी घोष किसे कहते थे, युद्ध के नगाड़ों की आवाज़। जैसे पहले क्या होता था, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा कि जब युद्ध प्रारंभ करते थे उससे पहले वो बहुत बड़े से नगाड़े होते थे, वो बजाते थे कि हम युद्ध प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ थी उसकी जगह किसकी आवाज़ होनी चाहिए, शांति की आवाज़ होनी चाहिए, धम्म की आवाज़ होनी चाहिए, धर्म की आवाज़ होनी चाहिए। मतलब वो युद्धों से भी पीछे हटने लगे थे। इसके बाद आता है पांचवा शिलालेख। पांचवें शिलालेख में उसने क्या कहा है, धम्म महामात्य की नुक्ति, वह यह भी वर्णित है कि प्रत्येक मानव मेरी संतान है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पांचवा शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है, या कौन से शिलालेख में अशोक ने सभी को अपनी संतान बताया, सभी प्रजा को अपनी संतान बताया, तो कौन से में, पांचवें शिलालेख में। अब देखिए धम्म महामात्य एक वो आया है पॉइंट। धम्म महामात्य क्या होता है, जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो धर्म के प्रति जागरूक होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनके लिए यह शब्द नियुक्त हुआ है। इसके बाद आता है छठा शिलालेख। छठा शिलालेख में क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। उन्होंने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है कि मनुष्य को अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। इसके बाद सातवां व आठवां शिलालेख, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। उन्होंने जो तीर्थ यात्राएं होती थी, अनेकों धार्मिक स्थलों पे होती थी, उसका भी वर्णन किया है। नौवें शिलालेख में क्या है, शिष्टाचार का उल्लेख। शिष्टाचार को उन्होंने अच्छे से बताया है। दोस्तों 10वें शिलालेख में क्या है, राजा हमेशा प्रजा के हित में सोचे। उन्होंने आगे तक को यह संदेश छोड़ा है कि जो राजा है उसे कभी भी
अपने लिए, मतलब स्वयं की भावना नहीं होनी चाहिए उसमें, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम की भावना होना चाहिए, प्रजा के हित में हमेशा काम करे। ठीक है, ये किस में कहा गया है? 10वें शिलालेख में कहा गया है। इसके बाद आता है 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख क्या है? धम्म की व्याख्या। धम्म को कैसे कैसे अपनाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का पालन करना चाहिए, ये सब बताया गया है। 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख में क्या है? स्त्री महामात्यों की नियुक्ति। मतलब जो स्त्री थी अब वो भी महामात्य बनने लगी थी। इस चीज़ से आपको, आपके दिमाग में क्या बात क्लिक होनी चाहिए? यहाँ आपको ये बात क्लिक होनी चाहिए कि मतलब स्त्री भी विद्वान थी, उनकी स्थितियों में भी सुधार होना शुरू हो गया था। जैसे उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ था, स्त्री का जो पतन होना शुरू हो गया था, अब यहाँ पे उजागर होने लगा था, ऐसा देखने को मिलता है। वो मैं आपको जब मैं इसका आपको सामाजिक परिदृश्य दिखाऊंगी मौर्यकालीन समाज का, जब वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, तब हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद आता है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में क्या है दोस्तों? मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, इसमें कलिंग युद्ध बताया गया है। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। जब अशोक कलिंग युद्ध करता है तो उसका क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलिंग के युद्ध से पहले जो अशोक था वो बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद उस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ कि जो भूमि थी वो खून से पूरी लाल हो चुकी थी, जिससे जो क्या कहते हैं अशोक है, उसका हृदय पूरा गदगद हो गया था। बिल्कुल उसे अपने अंदर हिंसा होने लगी थी, उसे ऐसा लगने लगा था कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तो इसी को देखते हुए उसका हृदय परिवर्तन होने लगा था। कई लोग जो विद्वान होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो ऐसा भी मानते हैं कि जब युद्ध हुआ तो जो एक स्त्री थी वो मर चुकी थी किसी की तलवार से या किसी से, तो उसका दुग्धमुहा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, तो दूध के लिए तड़प रहा था, तो उसे देख के हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन ऐसा मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पड़ोसी राजा का वर्णन। 13वें शिलालेख में उसने पड़ोसी राजा का वर्णन किया है। पड़ोसी राजा जैसे चोल, चेर, पांड्य और जो भी विदेशी राजा थे उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अब देखिए, जो ये 13वां शिलालेख है ये शासन के 8वें वर्ष में हुआ था कलिंग युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में ये हुआ था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13th। इसके बाद आता है 14th शिलालेख। 14th में क्या है? 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति अपना जीवन जीना चाहिए। कभी भी ज़्यादा संसाधन जुटाने से इंसान खुश नहीं रहता है, उनका मानना ऐसा था। जितने में हमारा गुजारा चले हमें इतना ही संजोना चाहिए, इतना ही जुटाना चाहिए। ठीक है, तो इनका मतलब ये था। देखिए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख थे। इसके बाद आता है स्तंभलेख। हमने शुरू में 3 पढ़े हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब आते हैं स्तंभलेख। अच्छे से समझते चलिएगा, कहीं भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के स्तंभलेख। अशोक के स्तंभलेख कौन कौन से थे? दिल्ली टोपरा स्तंभलेख पहला, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभलेख है। ठीक है, अब देखिए, यह सहारनपुर जिले में टोपरा स्थान पर था। सहारनपुर जिले का कोई स्थान था टोपरा, वहाँ पर था। किंतु कुछ समय बाद फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक वंश का शासन आता है, ठीक है, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो हम फिरोज शाह तुगलक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे हैं। ठीक है, तो द्वारा इसे दिल्ली लाया गया था। कहाँ से? टोपरा से दिल्ली लाया गया था। इसे आप ऐसे कर दीजिए TD, टोपरा से दिल्ली। इसके बाद इस जो ये स्तंभलेख है इसे क्या कहा जाता है? इसे फिरोज की लाट भी इसे कहा जाता है, भीमसेन की लाट भी कहा जाता है, दिल्ली शिवालिक की लाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पर चौहान शासक विग्रहपाल चतुर्थ बीसल देव का भी नाम मिलता है। ठीक है, जो चौथा शासक था, जो चौथा वो था विग्रहराज बीसल देव, उसका भी उल्लेख मिलता है। अशोक ने इनके बारे में भी कुछ वर्णन किया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, यह मेरठ में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आया था? इसे भी दिल्ली ले आया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। लोरिया अराज, यह कहाँ था? यह चंपारण बिहार में था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने लिख दिया है कि अगर आप कहीं मेंस वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ती हैं।
इसके बाद आता है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा जो आपका स्तंभ लेख था उसमें क्या था, ये चंपारण बिहार में स्थित था। इसके बाद आता है लौरिया नंदनगढ़, ये कहाँ है, चंपारण में है। इस पे क्या बना हुआ है, इस पे मोर का चित्र बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था अपनी वीडियो में कि जो मोर का जो चित्र है वो कई जगह अंकित मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य है ऐसा माना जाता है कि इन्हें मोर अत्यधिक प्रिय थे, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मोर का चित्र भी बना हुआ मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी स्थित था, लेकिन इस स्तंभ लेख को कौन लाया, अकबर था, जो वो इलाहाबाद ले आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद आता है सांची। सांची क्या है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आता है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, जो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है ऐसा, इस पे जो शेर बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है, आपने देखा होगा आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक का वो चक्र ही तो है। तो वो कहाँ से लिया गया है, वो सारनाथ के अभिलेख से लिया गया है। आपसे यहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है, इलाहाबाद, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है रुमनदेई। रुमनदेई कहाँ है, नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए इसका साम्राज्य कितना विस्तृत था भाई, हर चारों कोनों में हमें अशोक के शिलालेख मिल रहे हैं, मतलब कितना विस्तृत साम्राज्य रहा होगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए जो ये रुम्मीदेई अभिलेख था, जो इसका ये स्तंभ लेख था, ये सबसे छोटा है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो रुम्मीदेई है। इसके बाद आता है निगलीवा। निगलीवा कहाँ है, ये भी नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, अशोक के गुफा अभिलेख, अशोक के कौन कौन से गुफा अभिलेख थे, 2 क्लियर हो गए हैं हमारे। थर्ड आता है अब हमारा, अशोक के जो गुफा अभिलेख हैं, दक्षिण भारत के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी पर 3 गुफाओं का लेख मिले हैं। 3 गुफाएं बनी हुई हैं ऐसे बराबर बराबर, तो इसका नाम भी बराबर नामक पहाड़ी है और बराबर बराबर बनी हुई है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए यह दान में दे दी गई थी, कि जो आजीवक संप्रदाय के जो साधु संत हैं वो यहाँ पे निवास कर सकते हैं, तो इसलिए अशोक ने दान में दे दी थी। इसके बाद आता है बराबर की पहाड़ी के अभिलेख की खोज। जो ये पहाड़ी के अभिलेख थे इसकी खोज हैरिंगटन ने की थी। कब की थी, 1785 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हैरिंगटन ने की थी 1785 में। अब देखिए जो 3 मैंने आपको गुफाएं बताई हैं अभी, ठीक है, मैं लिख देती हूँ 1 2 3। इसके बाद इसमें चौथी गुफा और ऐड हो जाती है, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गई भाई चौथी गुफा, तो पहली जो गुफा है उसका नाम है कर्ण चोपर गुफा। नाम पूछे जाते हैं इसलिए मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, कर्ण चोपर गुफा। इसके बाद आता है सुदामा गुफा। सुदामा कैसी, दूसरी वाली गुफा का नाम है। थर्ड आती है विश्व झोपड़ी। थर्ड गुफा का क्या नाम है, विश्व झोपड़ी। जो ये तीनों गुफाएं हैं इसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद जो चौथी गुफा है इसे अशोक का जो पौत्र माना जाता है दशरथ, उसने बनवाया था। इसका नाम है, आप देख सकते हैं, लोमश ऋषि इसका नाम है चौथी गुफा का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए, शिलालेख की भाषा व खोज, कि शिलालेख की कौन कौन सी भाषा रही हैं, इसकी खोज किसने की है, ये अब देखते हैं। अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। मैंने आपको जब सिकंदर का आक्रमण वाला जो मेरा वीडियो है, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो डेरियस थे उसके पहले शिलालेख उसने बनाए थे। मैंने आपको वहाँ भी क्लियर किया था कि आगे चल के हम अशोक के शिलालेख इसी के आधारभूत पर आगे देखेंगे। तो इसी के आधारभूत, इसी की पृष्ठभूमि से लेकर अशोक प्रेरित हुआ और उसने अपने शिलालेख बनवाए थे। इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप शुरू से चीज़ें देखते चलोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी याद रहेंगी। मैंने प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है भारत के प्राचीन इतिहास के नाम से, वहाँ पे आपको सीक्वेंस में जो सारी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मिलेगी, एक के बाद एक के, और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मिलेगी, जिससे आपको कोई ढूंढने में भी इतनी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आता है ये लेख ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपियों में मिले हैं।
किस किस में मिले हैं? ब्राह्मी में मिले हैं, खरोष्टी में मिले हैं और अरमाइक लिपियों में मिले हैं। जैसे जो भारत है, ठीक है, और हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो ऐसे ही उस टाइम की लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। मतलब उन्हें इतनी भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है, तो इसमें मिले हैं। अब देखिए, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट फैंथलर ने की थी। नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है अशोक के जो अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने इसे सर्वप्रथम पढ़ा था। जेम्स प्रिसेप कौन था? तो जब मैंने आपको कनिंघम पढ़ाया था, जो मेरा पहला वीडियो था, बिल्कुल पहला वीडियो, पाषाण काल जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तब मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको याद होगा, उन्हीं का एक मित्र था जेम्स प्रिसेप, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी खोज भी, अशोक के अभिलेखों की खोज भी उन्होंने की थी 1837 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद जो नोट के रूप में मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, जैसे बाएं से दाएं ऐसे, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ऐसे। तो ब्राह्मी लिपि तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और जो खरोष्टी लिपि होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन सी? खरोष्टी लिपि। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें इसलिए ऐड नहीं की हैं क्योंकि फिर इतना सारा अगर हम एक दिन में पढ़ लेते हैं तो होच पोच हो जाता है, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो इतनी बनाई है कि आज हम शिलालेखों के बारे में अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि जो अशोक के जो अभिलेख वगैरह जो भी सब कुछ है, उसका साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक, आर्थिक, सारा मैं आपको एक वीडियो में ही कवर कर दूं, ठीक है। कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे, भले ही एक आधी वीडियो फालतू बनानी पड़ जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।